हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके हमारे चैनल स्टडी वाइवा पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं एमएस एक्सेल महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पार्ट 1। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, जो आपकी सीपीसीडी परीक्षा में एमएस एक्सेल से काफ़ी क्वेश्चन आंसर पूछ लिए जाते हैं, इसलिए इस वीडियो में हमने काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर तैयार किए हैं जो लगभग आपकी सीपीसीडी परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। और दोस्तों, इस वीडियो के साथ इन प्रश्नों के उत्तर आप भी देने की कोशिश कीजिए। चलिए देखते हैं किस प्रकार से दिए गए हैं। सबसे पहले देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। एक पंक्ति या फिर दोस्तों रॉ और स्तंभ यानी कि दोस्तों कॉलम के प्रतिच्छेदन को कहा जाता है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे कह रहा है जो रॉ होती है और कॉलम होती है, जो दोनों एक साथ मिलते हैं, तो दोस्तों उसे क्या कहते हैं? बताइए दोस्तों, ये बहुत ही आसान है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि दोस्तों उसे सेल कहते हैं। यानी कि दोस्तों सेल किसे कहते हैं? जब रॉ और कॉलम एक साथ मिलते हैं तो दोस्तों उसे सेल कहा जाता है, जिसमें हम डाटा को फिल करते हैं या फिर डाटा में फॉर्मूला लगाते हैं या फिर डाटा में फॉर्मेटिंग करते हैं, तो दोस्तों उसे सेल कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में सेल रेंज यानी कि दोस्तों सेल रेंज कौन सी है? B1 से लेकर B3 की है। उसमें दोस्तों कौन से मान दिए गए हैं? B1 का मान है 15 और दोस्तों B2 का मान है 10 और दोस्तों B3 का मान है 5। और दोस्तों इसमें पूछ रहा है जो सम का मान क्या होगा, यानी कि दोस्तों इन मानों का सम क्या होगा एमएस एक्सेल के अंतर्गत। तो दोस्तों बताइए, बहुत ही आसान है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि दोस्तों हम इसका सम निकालेंगे तो दोस्तों यानी कि दोस्तों इन मानों को जोड़ेंगे एमएस एक्सेल में, तो उसका मान होगा ऑप्शन बी, यानी कि दोस्तों 30 होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। डाटा स्प्रेडशीट में मैक्रो लगाने के लिए निम्न में हम किन कुंजियों का उपयोग कर सकते हैं? दोस्तों यहाँ पे कह रहा है जो हमारा एमएस एक्सेल की जो स्प्रेडशीट है उसमें दोस्तों हमें मैक्रो लगाना है। मैक्रो किस लिए लगाते हैं दोस्तों? हम किसी डाटा की फॉर्मेटिंग जल्दी करने के लिए हम मैक्रो का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों बताइए मैक्रो लगाने की शॉर्टकट की क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि दोस्तों अल्ट्रा प्लस F8 के द्वारा दोस्तों हम जो हमारा मैक्रो है वो इनेबल हो जाता है। इसके द्वारा दोस्तों हम मैक्रो लगा सकते हैं इस शॉर्टकट की के आधार पर। और दोस्तों जो विजुअल बेसिक होता है उसे लगाने के लिए अल्ट्रा प्लस F11 का यूज़ करते हैं। और दोस्तों यहाँ पे कंट्रोल प्लस डी के द्वारा दोस्तों जो हमारा चार्ट हुआ या फिर कोई शेप हुआ, कोई इमेज हुआ, उसकी डुप्लीकेट यानी कि उसकी कॉपी कर सकते हैं कंट्रोल के साथ डी की प्रेस करके। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एमएस एक्सेल 2016 में एक चार्ट संपादित यानी कि दोस्तों एडिट करने के लिए निम्न में किस विकल्प का चयन कर सकते हैं? दोस्तों यहाँ पे कह रहा है जो हमारा एमएस एक्सेल का वर्जन 2016 का है, उसमें दोस्तों जो चार्ट होता है उसको एडिट करने के लिए हम किस विकल्प का उपयोग करेंगे इन 4 ऑप्शन में? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि दोस्तों जो हमारा चार्ट है उसकी चार्ट की विषय वस्तु पर क्लिक करें। यानी कि दोस्तों जो चार्ट में जो वस्तु दी गई है या फिर ऑब्जेक्ट है उस पर दोस्तों हम क्लिक कर देंगे तो वो चार्ट संपादित बॉक्स ओपन हो जाएगा, यानी कि दोस्तों चार्ट एडिट का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एमएस एक्सेल में वर्तमान दिनांक और समय देखने के लिए निम्न में हम किस फंक्शन का चयन करेंगे? यानी कि दोस्तों यहाँ पे कह रहा है जो हमारा एमएस एक्सेल में उसमें हमें दोस्तों वर्तमान दिनांक देखना है और करंट समय देखना है। तो दोस्तों बताइए इन 4 विकल्प में यानी कि इन 4 फॉर्मूले में किस फॉर्मूले का उपयोग करेंगे? बताइए। सबसे पहले दोस्तों देख लेते हैं ऑप्शन ए। दोस्तों यहाँ पे इक्वल के बाद टुडे लिखने पर दोस्तों जो वर्तमान की दिनांक होती है वह इंसर्ट हो जाती है टुडे, यानी कि दोस्तों करंट डेट इंसर्ट हो जाती है टुडे लिखने पर। और दोस्तों यहाँ पे जो इक्वल के साथ
नाउ लिखने पर दोस्तों इसमें वर्तमान दिनांक और समय दोनों इंसर्ट हो जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी। और दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन सी देख लेते हैं। इक्वल के बाद ईयर लिखने पर तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारी डेट लिखी रहती है उसमें ईयर शो होने लगती है ईयर में। और दोस्तों यहाँ पर जो इक्वल के बाद सम लिखने पर जितने भी मान होते हैं हम उनका सम निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले के आधार पर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एमएस एक्सेल शीट में एक स्क्रीन के दाईं ओर जाने के लिए हम किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे कह रहा है जो हमारा एमएस एक्सेल स्प्रेडशीट है उसमें दोस्तों हमें दाईं ओर जाना है, यानी कि दोस्तों लेफ़्ट की ओर जाना है स्प्रेडशीट में। तो दोस्तों बताइए हम किस शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। दोस्तों यहाँ पर हम अल्टा के साथ पेज डाउन कुंजी का उपयोग करके हम एमएस एक्सेल स्प्रेडशीट में दाईं ओर जा सकते हैं बड़ी आसानी से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एमएस एक्सेल सेल के एक समूह को कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पे कह रहा है जो एमएस एक्सेल में जो सेलों का जो समूह होता है उसे क्या कहते हैं इन 4 विकल्प के अकॉर्डिंग। बताइए दोस्तों, ये बहुत ही आसान है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। दोस्तों इसे कहते हैं हम सेल रेंज कहते हैं, यानी कि दोस्तों सेल रेंज किसे कहते हैं जो हम जो सेलों के मानों को सिलेक्ट कर लेते हैं यानी कि सेलों का एक समूह बन जाता है उसे दोस्तों हम सेल रेंज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एमएस एक्सेल 2010 में वर्तमान दिनांक लगाने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। दोस्तों हम पूर्व में जान चुके हैं, तो दोस्तों इसमें बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो फॉर्मूला की बात की जाए तो दोस्तों वर्तमान दिनांक लगाने के लिए हम इक्वल के बाद टुडे टाइप करेंगे, उसके बाद दोस्तों वर्तमान दिनांक इंसर्ट हो जाएगी हमारी सेल में। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं हम कंट्रोल की के साथ टी की प्रेस करने पर तो दोस्तों यहाँ पर टेबल है जो इंसर्ट हो जाएगी। और दोस्तों यहाँ पर इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी। कंट्रोल के साथ सेमी कॉलन प्रेस करने पर दोस्तों यहाँ पर जो हमारी वर्तमान दिनांक है वो ऑटोमेटिकली हमारी सेल के अंदर इनपुट हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्सेल की सेल फॉर्मेटिंग में निम्न में विकल्प शामिल हैं। दोस्तों यहाँ पे कह रहा है जो हमारी एमएस एक्सेल है उसकी सेल की फॉर्मेटिंग करते हैं उसमें दोस्तों हम क्या क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं जो एमएस एक्सेल होता है उसमें जो सेल की फॉर्मेटिंग होती है उसमें दोस्तों हम सेलों में प्रोटेक्शन भी कर सकते हैं और दोस्तों हम सेलों में फिल भी कर सकते हैं, यानी कि दोस्तों कलर फिल भी कर सकते हैं सेलों के अंदर। और दोस्तों यहाँ पर बॉर्डर भी लगा सकते हैं अपने सेलों के अंदर। और दोस्तों इसका आंसर आएगा ये सभी, यानी कि ये सभी विकल्प हमारे शामिल हैं सेल फॉर्मेटिंग के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। टेबल डाटा स्प्रेडशीट में किसी श्रेणी या फिर दोस्तों से रेंज में रिक्त सेल की गणना के लिए उपयुक्त फॉर्मूला है। दोस्तों यहाँ पे कह रहा है जो हमारी स्प्रेडशीट है उसमें दोस्तों जो हमारी रेंज यानी कि श्रेणी है उसमें रिक्त सेल की गणना करना है, यानी कि काउंट करना है कि जो हमारी टेबल के अंतर्गत कौन कौन सी सेल जो खाली हैं। तो दोस्तों बताइए इसका फॉर्मूला क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि दोस्तों इक्वल के बाद काउंट स्पेस टाइप करने पर इस फॉर्मूले के आधार पर जो हमारी टेबल में जितने भी रिक्त यानी कि खाली या फिर स्पेस वाली सेल होती हैं वो सभी काउंट हो जाएंगी इस फॉर्मूले के आधार पर। अगला क्वेश्चन। आप विकल्प के बीच स्विच करने के लिए किसी कार्य पुस्तिका के निचले भाग के टैब पर क्लिक कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं जो हमारी वर्कशीट होती है यानी कि वर्कशीट में जो निचला वाला भाग होता है उसमें वर्कशीट्स पाई जाती हैं, यानी कि वर्कशीट्स में दोस्तों हम स्विच कर सकते हैं टैब के आधार पर।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल प्लस पेज डाउन का उपयोग क्या है। दोस्तों यहाँ पे कह रहा है जो हमारा MS एक्सेल का वर्जन 2010 का है उसमें कंट्रोल प्लस पेज डाउन शॉर्टकट की उपयोग करने पर क्या परिवर्तन आएगा। बताइए दोस्तों, ये बहुत ही आसान है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि दोस्तों कंट्रोल प्लस पेज डाउन शॉर्टकट की का उपयोग करने पर वर्कशीट टैब के बीच दाईं ओर स्विच करना। यानी कि दोस्तों जो हमारी वर्कशीट हैं उसमें दाईं ओर लेफ्ट की ओर स्विच कर सकते हैं, यानी कि पहुंच सकते हैं इस शॉर्टकट की के आधार पर। और दोस्तों यहाँ पे हमें दाईं ओर पहुंचना है, यानी कि राइट ओर पहुंचना है, तो दोस्तों हम कंट्रोल के साथ पेज अप कुंजी का उपयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सही या गलत कथन। आप उस फॉर्मूले पर डबल क्लिक करके एक सूत्र देख सकते हैं जिसमें सूत्र है। दोस्तों यहाँ पे कह रहा है जो हमारा MS एक्सेल की जो सेल होती है उसमें दोस्तों हम जो डबल क्लिक करके उसमें देख सकते हैं कि कौन सा फॉर्मूला लगा है या फिर नहीं लगा है। तो दोस्तों बताइए यह कथन सत्य है या फिर असत्य है, या इनमें से कोई नहीं, या फिर दोनों हैं। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि दोस्तों यह कथन सही है। यानी कि दोस्तों जो हमारी MS एक्सेल में जो सेल में जो फॉर्मूला लगा रहता है उसमें डबल क्लिक करने पर उस फॉर्मूला को चेक कर सकते हैं इसके द्वारा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। MS एक्सेल 2013 में पिवट चार्ट लगाने की निम्न में सही चरण कौन सा है। दोस्तों यहाँ पे कह रहा है जो हमारा MS एक्सेल का वर्जन 2013 का है उसमें पिवट चार्ट इंसर्ट करना है। तो दोस्तों बताइए हम किस विकल्प का उपयोग करेंगे। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। दोस्तों सबसे पहले हम इंसर्ट मेन्यू या फिर टैब पर जाएंगे, उसके बाद दोस्तों हम चार्ट्स ग्रुप में जाएंगे, उसके बाद दोस्तों हम पिवट चार्ट पर क्लिक करके हम पिवट चार्ट लगा सकते हैं बड़ी आसानी से इस मेथड के द्वारा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। MS एक्सेल में माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक संपादक को खोलने के लिए निम्न में शॉर्टकट कुंजी का संयोजन क्या है। दोस्तों यहाँ पे कह रहा है जो हमारा MS एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट MS एक्सेल है उसमें दोस्तों हमें विजुअल बेसिक ओपन करना है। तो दोस्तों बताइए इन चार ऑप्शन में हम कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे। बताइए, बहुत ही आसान है। सबसे पहले दोस्तों देख लेते हैं हम ऑप्शन ए। कंट्रोल प्लस ए के साथ दोस्तों हम जो एक्सेल्स में स्प्रेडशीट में जो पूरे मान होते हैं उनको सिलेक्ट कर सकते हैं कंट्रोल प्लस ए के आधार पर। और दोस्तों यहाँ पर अल्ट्रा प्लस F8 के द्वारा दोस्तों हम जो हमारा मैक्रो है उसे इनेबल कर सकते हैं, उसे ओपन कर सकते हैं डायलॉग बॉक्स को अल्ट्रा प्लस F8 के आधार पर। और दोस्तों यहाँ पर विजुअल बेसिक लगाने के लिए अल्ट्रा की के साथ F11 की का उपयोग करके हम विजुअल बेसिक ओपन कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर F7 के द्वारा स्पेल चेकिंग कर सकते हैं एक्सेल में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। स्प्रेडशीट में टेम्पलेट के संबंध में कौन सा विकल्प असत्य है। दोस्तों यहाँ पे कह रहा है जो हमारी डाटा स्प्रेडशीट होती है उसमें दोस्तों जो कंप्लीट टेम्पलेट होता है उसके संबंध में कौन सा विकल्प है जो कि असत्य या फिर शामिल नहीं है। टेम्पलेट के अंतर्गत एनिमेशन शामिल हो सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इसका पहला आंसर आएगा ऑप्शन ए, जिसमें टेम्पलेट के अंतर्गत एनिमेशन शामिल नहीं हो सकते हमारे स्प्रेडशीट के अंतर्गत। और दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन बी देख लेते हैं। टेम्पलेट एक पूर्व निर्धारित स्प्रेडशीट है, यानी कि दोस्तों यहाँ पे कह रहा है जो हमारी टेम्पलेट हमने तैयार किया है, जो पहले से तैयार किया है वो एक प्रकार की क्या है, स्प्रेडशीट है। और दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन सी देख लेते हैं। टेम्पलेट में गणितीय सूत्र पूर्व निर्धारित रहते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो कह रहा है कि जो हमारा टेम्पलेट होता है वो किस प्रकार से बना होता है, यानी कि पूर्व में, यानी कि पहले से ही उसमें गणितीय सूत्र या फिर फॉर्मूले लगा दिए जाते हैं, इसलिए दोस्तों ये एक प्रकार का कंप्लीट होता है। और दोस्तों ऑप्शन डी देख लेते हैं। एक्सेल फाइल को टेम्पलेट रूप में एक्सटेंशन
XLTX उपयोगी है। दोस्तों यहाँ पे कह रहा है जो हमारा MS Excel का जो स्प्रेडशीट है उसको टेम्पलेट फॉर्मेट में सेव करने के लिए किस एक्सटेंशन का उपयोग करेंगे? .xltx। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में कौन सा एक पूर्ण सेल संदर्भ यानी कि सेल रेफरेंस है? तो दोस्तों यहाँ पे बताइए इन चार विकल्प में कौन सा विकल्प है जो सेल रेफरेंस में शामिल है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। दोस्तों यहाँ पर $A $2 जो दोस्तों यहाँ पर सेल रेफरेंस में शामिल है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। MS Excel 2016 संस्करण में स्प्रेडशीट के अंदर टेबल लगाने की शॉर्टकट की निम्न में क्या है? दोस्तों यहाँ पे कह रहा है जो हमारा MS Excel का कोई सा भी वर्जन हो उसमें दोस्तों हमें टेबल इंसर्ट करना है। तो दोस्तों बताइए हम कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग कर सकते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। दोस्तों यहाँ पर Alt+T की प्रेस करने पर दोस्तों जो हमारी टेबल है वो इंसर्ट हो जाती है एक्सेल में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में ऑटो सम के अंतर्गत कौन सा सूत्र अमान्य है यानी कि दोस्तों शामिल नहीं है ऑटो सम के अंतर्गत? दोस्तों ऑटो सम क्या होता है? इसमें एक प्रकार का कमांड होता है या फिर एक प्रकार का ऑप्शन होता है जिसमें फॉर्मूले दिए जाते हैं। तो दोस्तों बताइए उसमें इस ऑप्शन में कौन सा फॉर्मूला है जो शामिल नहीं है? बताइए दोस्तों, आपने इसका यूज़ ज़रूर किया होगा। तो दोस्तों यहाँ पर सम फॉर्मूले के आधार पर जो हमारे टेबल में गणितीय जितने भी मान होते हैं न्यूमेरिकल उसका सम निकाल सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर मैक्सिमम फॉर्मूले के आधार पर जितने भी गणितीय मान होते हैं उनका दोस्तों हम मैक्सिमम यानी कि अधिकतम संख्या निकाल सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर एवरेज के आधार पर उन मानों का एवरेज लगा सकते हैं न्यूमेरिकल मानों का। दोस्तों यहाँ पर जो हमारा नॉट का फॉर्मूला है यह इसमें शामिल नहीं है दोस्तों ऑटो सम में। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सॉर्ट एंड फिल्टर्स किस मेन्यू के अंतर्गत आते हैं? दोस्तों यहाँ पे कह रहा है जो हमारा सॉर्ट लगाते हैं और फिल्टर्स लगाते हैं वो किस मेन्यू या फिर टैब में आते हैं? बताइए इसका आंसर। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। वो आते हैं दोस्तों डाटा में आते हैं यानी कि कहाँ पर आते हैं? डाटा मेन्यू या फिर टैब में आते हैं सॉर्ट्स एंड फिल्टर्स। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में कौन सा विकल्प नंबर फॉर्मेटिंग में शामिल नहीं है? दोस्तों यहाँ पे कह रहा है जो हमारा नंबर की होती है या फिर नंबर माने होते हैं उनकी फॉर्मेटिंग में शामिल नहीं कर सकते। तो दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या होगा? बहुत ही आसान है। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं जो हमारा नंबर फॉर्मेटिंग कमांड होता है उनमें क्या शामिल नहीं है? आउटलाइन शामिल नहीं है। यानी कि दोस्तों हम नंबर फॉर्मेटिंग के अंतर्गत आउटलाइन नहीं कर सकते। और दोस्तों यहाँ पर डेट भी कर सकते हैं नंबर फॉर्मेटिंग के अंतर्गत। और दोस्तों यहाँ पर जो हमारा टाइम है वह भी कर सकते हैं नंबर फॉर्मेटिंग के अंतर्गत। और दोस्तों यहाँ पर करेंसी को भी इनेबल कर सकते हैं नंबर फॉर्मेटिंग के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 में एक नई वर्कशीट डालने की एक शॉर्टकट कुंजी निम्न में क्या है? दोस्तों यहाँ पे कह रहा है MS Excel का जो 2019 का वर्जन है उसमें एक नई वर्कशीट डालना है या फिर वर्कशीट लगाना है। तो दोस्तों बताइए हम कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग कर सकते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। दोस्तों यहाँ पर शिफ्ट के बाद F11 शॉर्टकट की का उपयोग करके दोस्तों जो हमारे MS Excel है उसमें एक नई वर्कशीट लगा सकते हैं बड़ी आसानी से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गणनात्मक डाटा या स्प्रेडशीट के रूप में किस एप्लीकेशन का उपयोग कर सकते हैं? दोस्तों यहाँ पे कह रहा है जो हमारा गणना के आधार पर इन चार ऑप्शन में स्प्रेडशीट के अंतर्गत इन चार विकल्प में कौन सी एप्लीकेशन का उपयोग करते हैं? बताइए बहुत ही आसान है।
तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, हम डाटा की गणना करने के लिए स्प्रेडशीट के अंतर्गत लिब्रे ऑफिस कैल्क का भी उपयोग कर सकते हैं और MS एक्सेल का भी उपयोग करते हैं, ओपन ऑफिस कैल्क का भी उपयोग करते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर आएगा ये सभी हमारी एप्लीकेशन शामिल हैं गणनात्मक स्प्रेडशीट के अंतर्गत। दोस्तों यहाँ पे कह रहा है जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का 2003 का वर्जन है, तो दोस्तों इसमें जो हमारा फाइल एक्सटेंशन है डिफ़ॉल्ट वाला वह क्या होगा? बताइए, बहुत ही आसान है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। दोस्तों इसमें इसका फाइल एक्सटेंशन होता है डिफ़ॉल्ट वाला .xls, यानी कि दोस्तों हमारा MS एक्सेल 2003 का जो वर्जन है उसमें जो दोस्तों जो फाइल क्रिएट होती है उसका फाइल एक्सटेंशन नेम होता है डिफ़ॉल्ट .xls, यानी कि दोस्तों और दोस्तों यहाँ पर 2003 से जो ऊपर वाले वर्जन होते हैं उनका फाइल एक्सटेंशन क्या होता है डिफ़ॉल्ट, वह होता है दोस्तों ऑप्शन सी .xlx। अगला क्वेश्चन, MS एक्सेल 2000 संस्करण में कौन सा फंक्शन संख्याओं की समूह की औसत या माध्य की गणना करता है? यानी कि दोस्तों यहाँ पे कह रहा है जो हमारा MS एक्सेल 2010 का वर्जन है उसमें जो कौन सा फॉर्मूला या फिर फंक्शन है जो औसत निकालता है? बताइए, बहुत ही आसान है। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन सी है वो आएगा इसका आंसर। एवरेज फंक्शन या फिर एवरेज फॉर्मूले के आधार पर जो हमारा MS एक्सेल में न्यूमेरिक मान होते हैं उनका औसत निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। MS एक्सेल में स्पेलिंग कमांड विकल्प में पाया जाता है, यानी कि दोस्तों जो हमारा स्पेलिंग का कमांड होता है या फिर ऑप्शन होता है वह किस ग्रुप में पाया जाता है? बताइए, बहुत ही आसान है। प्रूफिंग में पाया जाता है या फिर कमेंट में पाया जाता है या फिर लिंक्स में पाया जाता है या फिर विंडोज़ में पाया जाता है? बताइए इसका आंसर क्या आएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। दोस्तों जो स्पेलिंग का जो कमांड होता है वह प्रूफिंग ग्रुप में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक ही फाइल में वर्कशीट का एक समूह क्या कहलाता है? दोस्तों यहाँ पे कह रहा है जो हमारा एक फाइल में वर्कशीटों का समूह क्या कहलाता है जिसमें बहुत सारी वर्कशीट होती हैं, तो दोस्तों उसे क्या कहते हैं? बताइए, बहुत ही आसान है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। दोस्तों उसे कहते हैं वर्कबुक कहते हैं, यानी कि दोस्तों उसे स्प्रेडशीट भी कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। MS एक्सेल में आप किसी रिकॉर्ड को कैसे हटा सकते हैं? दोस्तों यहाँ पे कह रहा है जो हमारा MS एक्सेल है उसमें दोस्तों जो मान होते हैं, जो हमने मान डाले गए हैं उनको हटाने के लिए या फिर डिलीट करने के लिए हम किस विकल्प का उपयोग करेंगे? बताइए, बहुत ही आसान है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। दोस्तों सबसे पहले हम डेटा सेल का चयन कर डिलीट बटन या फिर की का उपयोग कर सकते हैं, यानी कि दोस्तों सबसे पहले हम मानों को सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद डिलीट कुंजी का उपयोग करके हम उन मानों को डिलीट कर सकते हैं इस की के आधार पर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। MS एक्सेल चार्ट विजार्ड शब्द डेटा श्रेणियों में संदर्भित करता है, यानी कि दोस्तों जो हमारा जो चार्ट विजार्ड होता है वह किस पर आधारित होता है? बताइए, बहुत ही आसान है। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं जो हमारा चार्ट होता है वह किस पर आधारित होता है? हॉरिजेंटल एक्सिस पर आधारित होता है। किस पर होता है? हॉरिजेंटल एक्सिस पर आधारित होता है। चलिए दोस्तों MS एक्सेल का अंतिम प्रश्न। मान 5, 10, 15 एवं 20 एवरेज कितना होगा? यानी कि दोस्तों इन सभी मानों का औसत कितना होगा? बताइए, MS एक्सेल में इसका उपयोग करते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि दोस्तों 5, 10, 15 और 20
बराबर एवरेज टाइप करने पर MS एक्सेल में इसका मान आएगा 12.5, यानी कि दोस्तों 12.5 इसका मान आएगा एवरेज का। चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है यह MS एक्सेल संबंधित क्वेश्चन आंसर आपको काफ़ी पसंद आए होंगे। और दोस्तों, ये प्रश्न आपको कैसे लगे वीडियो को लाइक करके और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, यदि आप चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।